क्या एक ऐसी शहर की कल्पना की जा सकती है जो इतना शक्तिशाली हो कि 1100 सालों तक कोई सम्राट, कोई सेना, कोई भी घेराबंदी उसकी दीवारों को तोड़ी न सकी हो? एक ऐसा शहर जिसे पत्थर की 3 परतें, दुनिया की सबसे मजबूत नौसैनिक जंजीरें और एक भविष्यवाणी ने महफूज रखा था। और भविष्यवाणी ये थी कि जो इस शहर को जीतेगा वो इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगा। और फिर 1453 में एक 21 साल के सुल्तान ने ये साबित कर दिया कि असंभव सिर्फ एक शब्द है। आज की हमारी ये गहरी पड़ताल इसी कहानी पर है। हाँ, लेकिन हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हुआ। मतलब कैसे एक 21 साल के लड़के ने उस सपने को हकीकत में बदल दिया जिसे दुनिया शायद पागलपन कहती थी। ये कहानी है रणनीति, विज्ञान और जुनून की। बिल्कुल। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं घेराबंदी से बहुत पहले, ओटोमन साम्राज्य के महल से। यहाँ एक युवा शहजादा बड़ा हो रहा है, नाम है मेहमद। और बचपन से ही उसके कानों में ये बात डाली गई कि शायद वही वो इंसान है जिसका जिक्र पैगंबर की एक भविष्यवाणी में है, जो कॉन्स्टेंटिनोपोल को जीतेगा। ये तो एक बहुत बड़ा बोझ होगा किसी भी नौजवान के लिए। बिल्कुल। और इसी बोझ ने उसे या तो तोड़ दिया होता या फिर कुछ असाधारण बना दिया होता। मेहमद के साथ दूसरा वाला हुआ। यहाँ जो बात फैसिनेटिंग है वो ये है कि मेहमद की ट्रेनिंग सिर्फ लड़ाई या शासन की नहीं थी। उन्हें गणित, इंजीनियरिंग, भूगोल, युद्ध रणनीति, इन सब के सबसे बड़े विद्वानों ने पढ़ाया था। 7 भाषाएं बोलना, प्राचीन घेराबंदी का अध्ययन करना। हाँ, ये सब दिखाता है कि उनकी तैयारी सिर्फ मिलिट्री नहीं बल्कि इंटेलेक्चुअल भी थी। वो एक योद्धा भी थे और विद्वान भी। और किला, कॉन्स्टेंटिनोपोल कोई आम शहर तो था नहीं। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक अफसाना था। रोमन उसे शहरों की रानी कहते थे और ऑटोमन उसे लाल सेब कहते थे। हाँ, जो उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश का प्रतीक था। इसकी सुरक्षा कैसी थी? मतलब क्या चीज इसे इतना अजय बनाती थी? देखिए, इसकी सुरक्षा को उस समय का सबसे एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम माना जा सकता है। सबसे पहले तो थियोडोशियन दीवारें। हाँ, ये एक दीवार नहीं बल्कि 3 दीवारों की एक सीरीज थी। 3 दीवारें? जी, 3, जिन्हें 1100 सालों में कोई पार नहीं कर पाया था। फिर थी गोल्डन हॉर्न की वो विशाल लोहे की जंजीर जो किसी भी नौसेना को शहर की सबसे कमजोर सीमा में घुसने से रोकती थी। और एक सेना जिसने 1000 साल से शहर की रक्षा की थी। बिल्कुल। और फिर 19 साल की उम्र में मेहमद सुल्तान बनता है और ऐलान करता है, या तो मैं कॉन्स्टेंटिनोपल को लूंगा या कॉन्स्टेंटिनोपल मुझे ले लेगा। या तो मैं कॉन्स्टेंटिनोपल लूंगा या कॉन्स्टेंटिनोपल मुझे ले लेगा। यहीं से खेल बदलना शुरू हुआ। अब यहाँ से कहानी सच में दिलचस्प हो जाती है। मेहमद का पहला कदम क्या था? वो मनोवैज्ञानिक था, है ना? हाँ, मनोवैज्ञानिक भी और रणनीतिक भी। वो यूरोप को दिखाना चाहते थे कि एक नए तरह का सुल्तान आ गया है जो विज्ञान और इंजीनियरिंग को समझता है। और इसके लिए उन्होंने ओरबान नाम के एक हंगेरियन इंजीनियर को काम पर रखा। हाँ, जिसे बाइजेंटाइन साम्राज्य ने खारिज कर दिया था। मेहमद ने उसे असीमित संसाधन दिए और नतीजा था एक ऐसा हथियार जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था, ग्रेट बम्बार्ड। एक सुपर तोप जो 600 किलो के पत्थर के गोले दाग सकती थी। ये सिर्फ एक तोप नहीं थी, ये एक संदेश था कि पुराने नियम अब लागू नहीं होंगे। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ तोप तो काफी नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेहमद ने शहर की सप्लाई लाइन काटने के लिए सिर्फ 4 महीनों में बॉस्फोरस जलडमरू मध्य पर रूमेली हिसारी नाम का एक विशाल किला बनवाया। सिर्फ 4 महीने में? हाँ, इतनी तेजी से कि पूरा यूरोप घबरा गया। तो अब मंच तैयार था। 6 अप्रैल 1453 लगभग 80,000 ऑटोमन सैनिकों ने शहर को घेर लिया। और अंदर सिर्फ 7,000 रक्षक थे। ग्रेट बम्बार्ड के धमाकों से जमीन कांप उठी होगी। बिल्कुल, सदियों से खड़ी दीवारें चटकने लगी। लेकिन रक्षक बहुत बहादुर थे। वो हर रात दीवारों की मरम्मत कर देते। तो मेहमद समझ गए कि सिर्फ ताकत से काम नहीं चलेगा। हाँ, उन्होंने रणनीति बदली। रक्षकों को थकाने के लिए रात में लगातार हमले किए, दीवारों के नीचे सुरंगें खोदी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो अभी वो गोल्डन हॉर्न की नौसैनिक जंजीर थी। सही बात है।
बाइजेंटाइन को विश्वास था कि इस जंजीर की वजह से शहर का उत्तरी हिस्सा पूरी तरह सुरक्षित है। किसी भी नौसेना ने उसे कभी पार नहीं किया था। और यहीं महमद ने कुछ ऐसा किया जिसने दुनिया के सैन्य इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने अपने सैनिकों को जहाजों को जमीन के रास्ते ले जाने का आदेश दिया। एक मिनट, जहाजों को जमीन के रास्ते? मतलब पहाड़ियों और जंगलों के ऊपर से? हाँ बिल्कुल, उन्हें घसीटकर जंजीर के पीछे गोल्डन हॉर्न में उतारने का आदेश दिया। ये सुनने में ही पागलपन लगता है। क्या वाकई में ऐसा करना संभव था? ऐतिहासिक तौर पर यह बिल्कुल सच है। हजारों सैनिकों ने रात भर काम करके लकड़ियों के रास्ते बनाए, उन पर चर्बी लगाई और जहाजों को पहाड़ी के ऊपर से खींचकर दूसरी तरफ पानी में उतार दिया। मैं उस सुबह कॉन्स्टेंटिनोपल टियोंगो के सदमे की कल्पना कर रही हूँ, जब उन्होंने ऑटोमन जहाजों को एक ऐसी दिशा से आते देखा जिसे असंभव माना जाता था। Gods have mercy. They're inside. Impossible. How? इस एक चाल ने उनका मनोबल पूरी तरह से तोड़ दिया। ये एक सैन्य चाल से ज्यादा एक मनोवैज्ञानिक हमला था। अब शहर पर दोनों तरफ से हमला हो सकता था। बिल्कुल। रक्षकों को अपनी सेनाओं को दो हिस्सों में बांटना पड़ा, जिससे वो और भी कमजोर हो गए। घेराबंदी और कड़ी हो गई और फिर महमद ने अंतिम हमले की तैयारी की। हाँ, 28 मई की रात महमद ने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया और उन्हें भविष्यवाणी की याद दिलाई। माहौल में एक अजीब सा जोश था और उन्होंने एक बहुत ही सोची समझी योजना बनाई। 3 लहरों में हमला। जी, 3 लहरों में। ये एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी थी। पहली लहर में थे अनियमित सैनिक, बाशी बाजुक। हाँ, उनका काम था रक्षकों को थकाना और दुश्मन का गोला बारूद खत्म करवाना। वो जानते थे कि उनमें से ज्यादातर मारे जाएंगे। मतलब उन्हें एक तरह से बलि का बकरा बनाया गया, कह सकते हैं। उनके पीछे थी दूसरी लहर, अनुशासित अनातोलियन सैनिक, और अंदर तक धकेलने के लिए। बिल्कुल। और जब रक्षक लड़ते लड़ते पूरी तरह से थक चुके थे, तब आई तीसरी और आखिरी लहर, दुनिया के सबसे खूंखार सैनिक, एलीट जेनिसरीज। हाँ, जेनिसरीज। ये कोई आम सैनिक नहीं थे। ये वो गुलाम सैनिक थे जिन्हें बचपन से ही सिर्फ सुल्तान के लिए लड़ने और मरने की ट्रेनिंग दी जाती थी। उनकी वफादारी सिर्फ सुल्तान के प्रति थी, केवल सुल्तान। वे ऑटोमन साम्राज्य की सबसे घातक फाइटिंग मशीन थे। और फिर अंतिम हमला शुरू हुआ। रोमन कमांडर जियोवानी जस्टिनियानी बुरी तरह घायल हो गया और उसके गिरते ही रोमन मनोबल ढह गया। कहा जाता है कि एक छोटा सा दरवाजा, कैरोपोटा गेट, कुछ पल के लिए खुला रह गया। और बस वही निर्णायक पल था। ऑटोमन सैनिक अंदर घुस गए और कुछ ही घंटों में इतिहास के सबसे महान शहरों में से एक का पतन हो गया। 1100 साल पुराना साम्राज्य खत्म हो गया था। 29 मई 1453 को महमद ने हागिया सोफिया में प्रवेश किया। और वहां उन्होंने जो किया वो भी उनकी विरासत का एक बड़ा हिस्सा है। उन्होंने लूटपाट को रोका और आदेश दिया कि आम नागरिकों को कोई नुकसान न पहुंचाया जाए। उन्होंने विद्वानों की रक्षा की। हाँ, और ईसाइयों को अपनी पूजा जारी रखने की अनुमति दी। वो सिर्फ एक विजेता नहीं बल्कि एक नई राजधानी का निर्माता बनना चाहते थे। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये सिर्फ एक शहर की विजय नहीं थी। बिल्कुल नहीं, ये 1100 साल पुराने बाइजेंटाइन साम्राज्य का अंत था। ये ऑटोमन साम्राज्य के एक महाशक्ति के रूप में उदय की शुरुआत थी। और इसने यूरोप और एशिया का नक्शा बदल दिया। बिल्कुल, और इसने एक नए युग की नींव रखी। इसीलिए दुनिया उन्हें सिर्फ महमूद द्वितीय के रूप में नहीं बल्कि सुल्तान महमूद फतेह यानी विजेता के रूप में याद करती है। वो इंसान जिसने लगातार तैयारी, नई तकनीक और अपनी किस्मत पर अटूट विश्वास के दम पर वो हासिल किया जिसका सम्राट सिर्फ सपना देख सकते थे। तो इस सब का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक 21 साल के सुल्तान ने नियमों के बाहर जाकर सोचने की हिम्मत दिखाई। और उसने ये साबित किया कि कभी-कभी सबसे मजबूत दीवारें भी सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि एक नई सोच से गिरती हैं। ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, कि हमारी अपनी दुनिया में असंभव मानी जाने वाली दीवारें, चाहे वो व्यक्तिगत हों या सामाजिक, कितनी बार सिर्फ किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार कर रही होती हैं जो पुरानी समझ को एक बिल्कुल नए और अप्रत्याशित दृष्टिकोण के साथ जोड़ दे। अलविदा।